ले लिए सर। ठीक, थैंक यू। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। सर पिछला वाला तो नहीं ले पाए थे, एक बार दिखाइए ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पीछे वाला लीजिए। हो गया सर, थैंक यू। इसका लिए कंडक्टेंस का। यस सर। यस सर। इसमें एक चीज आप गौर कीजिए, आपके सामने में है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो इसका यूनिट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कंडक्टेंस का यूनिट आप लिख सकते हो 1/ओम, क्योंकि आर तो ओम हो जाएगा यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/ओम, इसको गौर कीजिएगा। और 1/ओम को आप ओम इनवर्स लिख सकते हो, या उलट दो, OHM का उल्टा है यहाँ MHO, ये लेटर को उलट दिया गया है यूनिट में। So SI system of unit of conductance which is a reciprocal of resistance is MHO, MHO। ये ओम का उल्टा हुआ लेटर आपको नजर आएगा। हालांकि आजकल एक और भी यूनिट आप देख पा रहे हो कंडक्टेंस का, दैट इज साइमन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। नाम है, बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। बस नो सर। इसको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। Then we also saw conductivity. It is reciprocal of resistivity, is called conductivity sigma. It is 1/ρ। और जैसे रेसिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, ये हो जाएगा 1/ओम मीटर। तो ओम का इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप ओम मीटर को महो फिर से लिख सकते हो, लेटर को चेंज कर दिए, OHM का उल्टा निकाले MHO, मीटर का पावर -1, या साइमन पर मीटर इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। यस सर। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन।
ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है इसका क्या गुण होता है? ये अपने पेरेंट को नहीं, पेरेंट एटम ये अपने पेरेंट एटम में सर्कुलर पाथ में अपने न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ। एक सिंपल थीम, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, चलो एक ही जगह गोल गोल एक ही पाथ को फॉलो कर, रिवॉल्व्स revolves around its nucleus, अपने न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। It revolves around its nucleus and its path या motion is periodic। इसका गुण है जैसा भी होगा ये एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर। व्हाट डू यू थिंक, फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंडेड से अलग है कि सेम है? अलग है सर। अलग है। तो ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ चुका है। इट लीव्स इट्स पेरेंट न्यूक्लियस। सो हाउ इट्स पाथ, तो इसका जो पाथ है वो बेसिकली रैंडमली कोई इसको रोकने वाला नहीं है, मगर हाँ रास्ते में किसी कैटायन से टकराता भी और टकराने के बाद ये अपने पाथ को चेंज कर सकता है। यहां आएगा, यहां फिर ये बाउंस होगा, फिर कुछ यहां आ सकता है, फिर यहां टकराने के बाद ये ऐसे जा सकता है, कुछ गारंटी नहीं है इसके पाथ का। ये ऐसे जा सकता है, फिर ये ऐसे जा सकता है, कुछ लंबा चला गया, फिर ये ऐसे जा सकता है, 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 फिर ये ऐसे जा सकता है। I mean, you really don't know what type of path it will follow. इसको कहते हैं रैंडम मोशन। ये एक जिग जैग पाथ को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन। सो ए फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए जिग जैग पाथ, क्योंकि उसको सर्कल में मूव करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि ये एक इस तरह का जिग जैग पाथ को फॉलो करता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए जिग जैग पाथ। Electron follows a jig jag path। आप देखिए ये एक जिग जैग पाथ को फॉलो करता है, जिसका कि कुछ ये नहीं है सर पैर में। और ये जब जिग जैग पाथ को फॉलो करता है, इसका दो गुण ये करेंगे, लिखेंगे। पाथ, ए सेगमेंट ऑफ पाथ, segment of path is a straight line। straight line, a segment of path is a straight line। ये देखिए स्ट्रेट लाइन चला, किसी एक टुकड़े को देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ and its speed is very large। its speed is of order of 10 to the power of 5 meter per second। 10 to the power of 5 मीटर पर सेकंड मतलब लाखों मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाता है।
बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसके स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से जाता है। उसके बाद कहेंगे कि ये जो स्पीड है जो अलग बहुत हाई है, इस स्पीड को हम लोग कहते हैं रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी। और ये रैंडम वेलोसिटी जिसका कि मान हम कहे कि ये 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का है, यानी कि लाखों मीटर प्रति सेकेंड के ऑर्डर का है रैंडम वेलोसिटी। सो ये रैंडम वेलोसिटी भी स्पीड भी इंक्रीज करता है, इसका स्पीड इंक्रीज करता है, increases with temperature. टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस क्लास। टुडेस क्लास इज माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हाँ संदीप बोलो। पेरेंट का स्पेलिंग सर थोड़ा देखिए। आई एम सॉरी, क्या होगा बेटा? PARENT। ओके, थैंक यू। ठीक, थैंक्स। हाँ, और कहीं? नो सर। ठीक, हम जैसा चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो फ्लो होते हुए करंट के दरमियान क्या घटना घटती है, माइक्रोस्कोप से देखो, एकदम जूम करके देखो भीतर में क्या हो रहा है। इसी को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओम्स लॉ जैसा या इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन जैसा सिंपल नहीं है, थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह आएगा, थोड़ा सा टिपिकल टर्म सब आएगा, लाइक आपका क्या कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकेंगे, करेंगे, बट डोंट वरी, वी विल सी। अभी तक तो बहुत ही सिंपल सा बात बताए कि किसी भी कंडक्टर में दो तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। कौन कौन दो तरह का? बॉन्डेड और Bonded and free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। फिर दोनों का गुण भी बताए। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते रहता है? circular motion. Circular motion. It may not be exactly circular motion, it can be elliptical path also, but it revolves around nucleus, मतलब वो एक ही चीज के चारों ओर घूमते रहता है। एंड इट्स मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब वो एक खास तरह के गति को बार बार दोहराता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या कभी अपने एटम को छोड़ पाता है? No, sir. नो, वो कभी नहीं No, छोड़ेगा। sir. इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, जब कंडक्टर या इंसुलेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कंडक्टर में करंट या चार्ज का फ्लो होता है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। अच्छा ये बताइए, जो मेटल होता है उसमें और जो आपका इंसुलेटर होता है उसमें मेन डिफरेंस कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। Free फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए जो कंडक्टर होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन सर। Free electron. हाँ, अब यहाँ पे केयर रख लीजिएगा, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में पाया जाता है उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा मात्रा में कंडक्टर में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। नहीं समझ में आया?
नहीं सर, No, sir. नहीं सर। ठीक है, हम फिर से इस चीज को स्पष्ट करें। लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन है जी? नो सर। No, sir. No, sir. प्लास्टिक में, रबड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। No, sir. नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता तो उसमें करंट पास होता। जैसे आपको हम बोले लकड़ी, तो आपके दिमाग में पहला रिस्पॉन्स आया इंसुलेटर, ये कुचालक है, इससे करंट पास नहीं होता है। तो आपने कहा सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मगर दुनिया का कोई भी पदार्थ बिना इलेक्ट्रॉन के तो नहीं ना हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो है, मगर उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? लकड़ी में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। Bonded electron. अब हम बात करते हैं लोहे की। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। 26। वेरी गुड। 26 इलेक्ट्रॉन से बना है आयरन का एक एटम। आप इमेजिन कीजिए कि आयरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ दिया, तो आप उस 2 को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहोगे? Free Electron. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ करके मेटल क्रिस्टल में इधर उधर रैंडम पाथ में, जिगजैग पाथ में मूव करने लगता है। और यही जो है सो चार्ज के फ्लो या करंट के फ्लो का एक कैरियर होता है। इसी के वजह से चार्ज फ्लो करता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. मगर सोचिए, आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन में क्या 2600 इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ सकता है का? No, sir. नो 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 नो। आयोनाइजेशन enthalpy to remove first electron is small. The ionization enthalpy to remove second electron is larger. आप केमिस्ट्री के क्लास को याद कीजिए, बताया गया है। यस सर। Yes, sir. एक दो को हम ही पढ़ाए, हमको पता है। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है सो कम हो जाता है, वो एटम थोड़ा छोटा हो जाता है। याद है कैटायन एनायन साइज वेरीज? Yes, Yes, sir. sir. बोलो कुछ Yes, भाई, sir. रिस्पॉन्स करो। यस तो जब वो सर। छोटा हो जाएगा Yes, ना, sir. जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो छोटा हो जाएगा, और जब वो छोटा हो जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो अब न्यूक्लियस से इफेक्टिवली ज्यादा स्ट्रांगली पुल हो रहा है। और अब वो यदि ज्यादा स्ट्रांगली पुल हो रहा है तो अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, इट विल बिकम बिट डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. चलो भैया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, चलो भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। लेकिन क्या आप 2600 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? No, नो sir. सर। No, sir. इसका मतलब है कि 26 इलेक्ट्रॉन में यदि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो 24 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप इमेजिन करो सोडियम मेटल, प्योर सोडियम मेटल, इट्स ए गुड कंडक्टर। हालांकि हम उसको यूज नहीं करते हैं कंडक्टर की तरह, क्योंकि वो तुरंत आग लग जाएगा पानी के संपर्क में आने से, बट इट्स ए गुड कंडक्टर। व्हाई सोडियम मेटल इज ए गुड कंडक्टर? बिकॉज इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। मगर सोडियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? कहेंगे सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक तो, बाकी जैसे छोड़ा एक तो, अब तो उसका ऑक्टेट पूर गया 2 और 1, उसको तो छोड़ेगा नहीं चाहे जो हो जाए। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। तो प्योर Yes, sir. सोडियम Yes, sir. एटम में एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है और 10 तो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. आ गया. Yes, इसका sir. मतलब है किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ह्यूज अमाउंट, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है. ये नहीं सोचेगा कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. क्लियर? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ को फॉलो करता है? रैंडम Zigzag. Zigzag path. पाथ का एक टुकड़ा, एक सेगमेंट ऑफ जिगजैग पाथ इज कंसिडर एज ए स्ट्रेट लाइन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिस स्पीड से फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है उस स्पीड को क्या कहते हैं? रैंडम velocity. रैंडम velocity. स्पीड या रैंडम वेलोसिटी. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रैंडम वेलोसिटी? 10 to the power 5 meter 10 per to second. the power of 5 मीटर पर सेकेंड. और एक डेरिवेशन करेंगे, हो सकता है आज हम लोग कर लेंगे, और वो डेरिवेशन का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान आएगा 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड. माने ये दोनों वेलोसिटी का कोई तुलना ही नहीं. देखेंगे उस चीज को. लेकिन रैंडम वेलोसिटी का एक महत्वपूर्ण गुण हम लिखे. व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? Speed increases with Speed temperature. increases with temperature. Yes, the random speed of free electron increases with increase in temperature. If random speed of free electron increases with increase in temperature, in such a situation, this random velocity is also called thermal velocity. क्या बोले random velocity का मतलब? Thermal velocity. Thermal velocity. बढ़िया. So we have term associated with the motion of free electron. So हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं free electron. Electron has got random velocity. It is also called thermal velocity. Also called thermal. थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बोलिए, किसी को कोई समस्या? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया. चलिए एक काम करते हैं, हम आपको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं. भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है? सर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे. एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कुछ दिखा रहे हैं, और अब क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी भी दिखाएंगे. सो ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिखाई, इसका वेलोसिटी दिखाई.
इसका वेलोसिटी दिखाई देगा, इसका वेलोसिटी दिखाई देगा, इसका वेलोसिटी दिखाई देगा, इसका वेलोसिटी दिखाई देगा, इसका वेलोसिटी दिखाई देगा। तो क्या तुम अब गारंटी ले सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं? नो सर। No, sir. नो सर। रैंडम वेलोसिटी का मतलब यही है, कोई भी किधरों जा रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, बस मूव कर रहा है, कहीं भी जा रहा है। दिस इज रैंडम वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू किसी का कम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड किसी का ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि सब एक के वेलोसिटी से जाएगा, किसी का कम रहेगा और किसी का ज्यादा रहेगा, संभव है। मगर हाँ, इन जनरल यदि इसका एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज लोगे तो ये लाखों मीटर प्रति सेकंड से चलता है, जैसा कि आप यहां देखो, लाखों मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है सब अपने अपने हिसाब से, और बहुत तेजी से जा रहा है, और इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। आयुष मिश्रा ने क्वेश्चन पूछा है कि सर यदि माइनस एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यही चीज हम लोगों को पढ़ना है। माइनस एक्स एक्सिस की ओर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स एक्सिस की ओर मूव करने के लिए उन्मुख होगा, प्रेरित होगा, और लाखों मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। उसके वेलोसिटी में नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होगा, इतना छोटा चेंज होगा कि आप उसको कभी किसी भी हालत में पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ लाखों मीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी है और दूसरा जो है वो रैंडम वेलोसिटी, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 का पावर -3 मीटर प्रति सेकंड यानी कि मिलीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा, जो कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। यही हम लोग का इनफैक्ट आज का टारगेट भी है। ओके, चलिए, आपको दिख रहा है सब चीज? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लिखते हैं। सो मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को हम लोग u1 वेक्टर से लिखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है u1 वेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है u2 वेक्टर, तीसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है u3 वेक्टर, और ऐसे ही मान लीजिए टोटल n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो nवा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है un वेक्टर। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now the question is the average value of thermal velocity when no external field is applied.
यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यही तो क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से सब गति करने लग जाए। बट एनीवे, अभी हमसे पूछ रहा है द एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड, नो एक्सटर्नल फील्ड, स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, बट चलो भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तब हम लिखेंगे इसका वैल्यू। You just see, I have to write U average. So it is U average. Average का वैल्यू क्या होगा? तो U average का वैल्यू लिखेंगे, पहला U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 vector, and it goes on till the last one, UN vector. एवरेज वैल्यू चाहिए तो 1 2 3 4 कैपिटल N तक गया है, so this whole divided by capital. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सारे वेलोसिटी को जोड़ना है। आप देखिए ध्यान से, यदि सारे वेलोसिटी को जोड़ना है तो एक बार इन सारे वेक्टर्स को, ये वाला को मान लीजिए U1, गौर कर, ये वाला को मान लीजिए U2, ये वाला को मान लीजिए U3, ये वाला को मान लीजिए U4, ये है आपका U5, ये है आपका U6, ये है आपका U7, और ऐसे ही जितने भी हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तो सबों को आप नंबरिंग भी करेंगे। दिख रहा है? थोड़ा जूम करके देख लो, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ऐसे करके सबसे लास्ट में दिखाए UN। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सारे वेक्टर्स को जोड़ना। यदि हमको सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तो एक काम करते हैं कि हम इन सारे वेक्टर्स को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करें। सो इट विल बी लाइक दिस। क्या हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं? करें भैया, लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों अरब खरबों खरब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है किसी कंडक्टर में। अब ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर को जोड़, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, उसमें से कोई यदि एक्स एक्सिस की ओर है तो कोई माइनस एक्स एक्सिस की ओर भी होबे करेगा। बोलो होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक यदि वाई एक्सिस की ओर है तो दूसरा माइनस वाई एक्सिस की ओर होगा। इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, कोई इसी में बड़ा होगा, कोई इसी में छोटा होगा। तो क्या सोच के आप ये नहीं कर सकते हो कि इन सारे वेक्टर्स को जब जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू नियरली 0 हो जाएगा, सब एक दूसरे को काट कूट देगा? सोचिए सोचिए। Yes, sir. इन सब को जोड़ेंगे, Yes, sir. और जब आप इन सारे वेक्टर्स को जोड़ते हो तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज क्वांटिटी विल बिकम 0. The vector sum of all U1 vector, U2 vector, U3 vector, UN vector will be nearly equal to 0. बोलिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, No, sir. No, sir. When we say that vector sum is 0, तो net transfer of charge is nearly 0. And in such situation, because of thermal velocity or random velocity of free electrons, no net transfer of charge takes place and no current flows in the conductor. Even though
free electrons are moving with great speed in random direction. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सब चीज साफ कर देंगे, हटा देंगे। Yes, sir. कोई नहीं Yes, बोलना sir. बाद में सर पिछला पेज लाइए, पिछला पेज में नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। हटा दें। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो भैया ये खत्म हो गया। जरा से सब पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देख लीजिए, आपके सामने में कहानी है। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। सब गति कर रहा है, रुका हुआ कोई नहीं। द रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बोले ही थे, टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम स्पीड बढ़ता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। यूजुअली इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज, लाखों मीटर प्रति सेकंड है, 10 to the power of 5 मीटर पर सेकंड। सिंस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा वेक्टर दिखाए थे, सबको कहते हैं यदि कोई एक तो एक्स एक्सिस में है तो कोई ना कोई जरूर तुमको करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन में कोई न कोई तो तुमको जरूर माइनस एक्स एक्सिस की ओर मिल ही जाएगा, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट देंगे। सिंस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 0। और लास्ट में क्या लिखे, थोड़ा जूम करके देखिए। If u1 vector, u2 vector, u3 vector are random thermal velocity of n electrons in the conductor, then their average value v1, v2, u1, u2, u3, so on un will finally become equal to 0. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. जस्मिता का आवाज सुन के बड़ा अच्छा लगता है हमको। काहे कि मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ है, जस्मिता सोते रहेगी। जगी है ना जस्मिता? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, हमको तो लगता है सोते रहती है क्लास में। कम से कम यस सर जब बोलती है तो अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक, चलिए। Now we have next topic, and that next topic अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एवरेज वैल्यू निकाले किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का या रैंडम वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन के रैंडम वेलोसिटी का, और वो एवरेज वैल्यू तो आया था अपना 0। मगर अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें रैंडम वेलोसिटी आपका 0 नहीं रहेगा, बल्कि पहले जो केस हम लोग पढ़े थे, केस 1 जो हम लोग पढ़ाई किए थे, लेट मी राइट केस 1। केस 1 जो हम लोग पढ़ाई किए थे कंडक्टर में, वो था व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is present, और इसमें हम लोगों ने सार निकाला u का एवरेज वैल्यू, u वेक्टर था, u1 u2 u3 ऐसे करके, और इसको हम लोग किए 0। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे केस 2।
केस 2 और केस 2 में कहेंगे when external electric field is present, अभी क्या था, not present, अब कहेंगे when external electric field is present. External electric field is present. So difference हो गया. What is electric field? It is a region in which another charge is enters, then it experiences force due to neighboring charge. Due to बढ़िया, electric field. बहुत बढ़िया. मगर हमारा जो अभिप्राय है इस वर्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड से, वो वास्तव में वो नहीं है जो तुम पूछ रहे हो. रादर इसका ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी जिसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बात क्या है ना अभिषेक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कॉमनली जो है सो यूज होता है, इंटरचेंज हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना. तो ये डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. व्हाट इज दैट पॉइंट? कहेंगे एक्सियल पॉइंट. अच्छा, तब मेरे पास फॉर्मूला है Kp बटे R की. या इफ इट इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी 2 Kp बटे R. इफ इट इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट तब कहेंगे माइनस Kp बटे R. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, हर बार निकालते थे, लेकिन कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे जो मेरा सेंस है कि हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, माने उसमें किसी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालेगा. ओके, सो डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Force per unit test charge. बहुत बढ़िया. So electric field intensity E is force per unit test charge. तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी it is force per unit test charge. बहुत बढ़िया परिभाषा दी, अच्छा लगा. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वेरी गुड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसके वजह से फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल. वो चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर में 3 तरह का चार्ज पार्टिकल. वन इज न्यूक्लियस, that is also called cations. दूसरा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स. और तीसरा इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स सब पे लगाएगा, न्यूक्लियस पे लगाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा. मगर न्यूक्लियस अपनी जगह फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाएगा. और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड है. बोलिए सही बात है कि नहीं? यस सर. मेरे कहने का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस सेंस में फिक्स्ड है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने ही एटम के चारों ओर घूमता रहेगा. क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ करके कहीं चला जाएगा क्या?
No, sir. No, sir. कहीं नहीं छोड़ने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो भैया ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन दूसरा का ये जो है भाई साहब, ये क्या है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं? कौन क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किसको हम हाईलाइट कर रहे हैं? देखिए लो क्या लिखे, Free electron. Free electron, sir. बोलो ना बाबू, बोलो ना, वही तो Free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन। एक है फिक्स्ड जो कहीं जाएगा नहीं, और एक है फ्री। तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फ्री इलेक्ट्रॉन Free electron. वेरी सिंपल, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो भैया हमको लिखना है हाउ मच इज फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं लिख पा रहे। Force on free electrons on application of electric field. Application of electric field. चलो हम इसको थोड़ा चेंज करें, हमको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है लिखने में। जस्ट वेट, some problem. I hope थोड़ा improve करे। Yeah, so my force vector का मान बताइए। minus small e into capital E vector. वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज लेंगे क्योंकि वेक्टर आपने लिखा है, तो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए सही बात है कि नहीं? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, मगर ये तो एक कूलम पे लगने वाला फोर्स होता है E, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड को स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर। या रुको, इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं, ये स्मॉल e को थोड़ा अलग से दूर में ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सो ये हो गया। बोलिए ये समझ में आया सबको कि नहीं? Yes, Yes, sir. बढ़िया, Yes, एकदम sir. सिंपल कहानी है भैया। अच्छा, जब फोर्स लग गया तो अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक्सीलरेशन वेक्टर के रूप में लिखें। चलिए बताइए क्या लिखें? F vector by m e. एफ वेक्टर बाय मास। बहुत बढ़िया। अब एफ वेक्टर का मान भी पुट कर दो, तो माइनस कैपिटल ई वेक्टर स्मॉल ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। बोलिए यहां तक ठीक है कि किसी को कोई दिक्कत है? No problem, sir. नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। एकदम सिंपल है। अच्छा अब देखिए, क्या ये एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा?
अरे बोलो ना भैया, एक्सीलरेशन का मतलब Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Yes, sir. अरे एक्सीलरेशन यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो अब एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी में बदलाव लाएगा। कहेंगे ठीक, किस प्रकार से बदलाव लाएगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहेंगे भैया ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन की वजह से फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a, मगर ये सब वेक्टर के रूप में लिखे। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू एक्सीलरेशन वेक्टर। अब सवाल उठता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म t? t इज टाइम। जिस टाइम तक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन को आप एक्सीलरेट करोगे वो t है। हम कहेंगे पहला इलेक्ट्रॉन था मेरा जिसका इनिशियल वेलोसिटी था u1, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक्सीलरेशन आरोपित हुआ a1 और ये एक्सीलरेशन आरोपित हुआ t1 समय तक। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन कर लेना। सो एक है u1, वो आरोपित हुआ a1, उस पे एक्सीलरेशन आरोपित हुआ a1 t1 समय के। तो पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, हम थोड़ा हट के लिख रहे हैं, जगह का थोड़ा सा मेरा चेहरा ही बार बार आ रहा होगा। सो पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन a1 इंटू टाइम t1, जहां पे t1 एक खास समय हम माने जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो खास समय तक वो एक्सीलरेट हुआ है। सो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 t1। एनी प्रॉब्लम सो फार? No, sir. No, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। Sir. स्क्रीनशॉट लिए? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हम सब चीज मिटाने जा रहे हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए क्या लिखता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर एक्सीलरेट्स। और इस एक्सीलरेशन वेक्टर का मान आपके सामने में लिखा है, अब भी तुरंत लिखे। कैपिटल ई वेक्टर इंटू स्मॉल ई, दैट इज फोर्स, एक नेगेटिव साइन के साथ, डिवाइडेड बाय मास। अब कहता है, ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स इट्स वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बट इट गेन्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। वो जो t1 है ना, ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है बिफोर इट कोलाइड्स विथ पॉजिटिव आयन and starts with fresh random thermal velocity। माने वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जाते जाते किसी चीज से टकराता है, और जब वो टकराता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और जब पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो पिछला जो एक्सेलरेशन का प्रभाव हमको दिख रहा था, जो कि ऐसे भी बहुत छोटा होगा हम जानते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत लंबे समय तक एक्सेलरेट नहीं हो पाता, बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा समय के लिए एक्सेलरेट होता है। जो टी लिखे था ना, टाइम इक्वल टू u प्लस at, तो वो जो टी का टर्म है वो बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा है।
the short time for which a free electron accelerates before undergoes a collision, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही एक्सिलरेट करता है, and then it collides. So the short time for which a free electron accelerates before it undergoes a collision with any positive ion in the conductor is called relaxation time. स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिए सर. ठीक. क्या टर्म लिखे हैं? सबसे लास्ट वर्ड क्या है? Relaxation time. Relaxation time. You know what is this relaxation time? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, जो हमारे जीवन से भी बहुत हद तक रिलेटेड. रिलैक्सेशन टाइम क्या इसका मतलब है? रिलैक्सेशन टाइम. एक काम करते हैं, थोड़ा 5 मिनट आप लोगों से बात करते हैं. तो हम ऐसा करेंगे, हम स्क्रीन शेयर बंद करेंगे. आई वांट टू सी योर फेस. तो हम कैसे करेंगे? स्क्रीन शेयर बंद करेंगे. वेट. ओके, बंद कर दिए. चेहरा देखेंगे. चलिए वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा देर हम लोग बात करते हैं इधर उधर का, उसके बाद बात करेंगे आगे. वेरी गुड. या लास्ट टर्म क्या था? न्यू नेम आई कैन सी. नव्या. नव्या कौन है? वीडियो ऑन करो बेटा, देखें. नव्या, न्यू फेस. या शुभम अकेले हो? यस सर. उधर भव्यम अकेले क्यों दिख रहा है? ओके. नव्या कौन है? चेहरा दिखाइए बेटा. न्यू फेस. हाँ नव्या. तुमको कैसे लिंक मिला? हम तो जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि नव्या कौन है. आदत नहीं है ना तुमको देखने का क्लास में इस तरह से. फाइन, रिकॉल ही नहीं हुआ. आयुष, नयन. सर 1 मिनट. हाँ हम समझ रहे हैं, ब्रश नहीं की है तुम, हम जान रहे हैं. एनीवे चलिए. एक्चुअली हम थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वर्ड का आपको फीलिंग कराने के लिए. जो लास्ट वर्ड हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ये रिलैक्सेशन टाइम वर्ड आया कहां से? आपको पता है, ये जो टाइम इंटरवल है, जिस टाइम इंटरवल के लिए आपका इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होता है, वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है. बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है. कितना छोटा? इतना छोटा कि आप इसको सोच ही नहीं सकते. ये 10 का पावर -14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है. अब 10 का पावर -14 सेकेंड के ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन कम से कम अरबों खरबों बार टकराता है, कोलाइड करता है, कोलिजन. कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन.
इसका कैलकुलेशन है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। द मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस चलता है बिफोर इट कोलाइड, गौर कीजिएगा, कितना डिस्टेंस ये चलता है बिफोर इट कोलाइड्स, तो वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। एवरेज मीन फ्री पाथ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power of 8 एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा लंबाई है। सर 10 का पावर 8 बहुत बड़ा लंबाई है, हम तो जाने ही नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो भागेगा वो अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी एटम से टकराएगा। अब वो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 10 एटम से बच गया, 20 एटम से बच गया, 50 एटम से बच गया, 1.25 एटम पे जाके टकराया। मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है कंडक्टर के अंदर में, मान लो वो 1.25 एटम से टकराया। यदि वो अपने 1.25 एटम से टकराता है तो 100 एटम को आप एक साथ रखो तो 100 एटम, प्रत्येक एटम का साइज क्या है, एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 to the power of -10 मीटर। अब ये 10 का पावर -10 मीटर, 2 into 10 का पावर -10 मीटर, 3 into 10 का पावर -10 मीटर, 4 into 10 का पावर -10 मीटर, तो ये कहां तक चला जाएगा, 100 से गुना कर दो। जब आप 100 से गुना करोगे 10 का पावर -10 मीटर से, तो 100 into 10 का पावर -10, that finally comes out to be 10 का पावर -8। माने 10 का पावर -10 एटम का साइज है। 100 एटम से बच गया, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन बेचारा टकराया। संजोग है 100 एटम से बचने के बाद वो किसी एक एटम से टकराता है, तो भी वो कितना डिस्टेंस चला, कहेंगे 100 into साइज ऑफ एटम, एंड साइज ऑफ एटम इज एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 to the power of -10। 10 का पावर -10 को 100 से गुना किए तो -10 नीचे में 10 तो शून्य रखेगा, ऊपर में 100 है तो 2 शून्य कट गया, नीचे में अभी भी 8 शून्य रहा, ये नीचे का 8 शून्य ऊपर चढ़ा, 10 का पावर -8 मीटर का डिस्टेंस चला। मगर ये बेचारा किस स्पीड से जा रहा है, लाखों मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, लाखों मीटर प्रति सेकंड से। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका थर्मल वेलोसिटी क्या है, 10 to the power of 5 मीटर पर सेकंड है। अभी आप देख चुके, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट देखिए, इट इज 10 to the power of 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो लाखों मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। If it is 10 to the power of 5 meter per second, now the question is how much is time taken by free electron before it takes collision? Time taken is actually equal to distance covered by velocity. भागलपुर जाएंगे, पुराना याद तो आ ही गया होगा आपको, रवि सर को भागलपुर जाना है। भागलपुर कितना दूर है यहाँ से, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर से। कौन स्पीड से रवि सर जाएंगे, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर किलोमीटर पर। परफेक्ट सेटिंग है भैया। तो कितना टाइम लगेगा, 3 आवर। 3 आवर। दैट्स वेरी सिंपल। 3 मीटर। 120 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा और 40 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड, आप प्रति आवर के स्पीड से जाएंगे, 3 घंटा में भागलपुर पहुंच जाएंगे। So the time taken is distance covered by velocity, and distance covered is 10 to the power of 8 meter. Distance covered is 10 to the power of 8 meter. Free electron 100 एटम से बच के निकला, 10 to the power of 8 meter. भागा, velocity, how much velocity? 10 to the power of 5, 10 to the power of 6. अब सोचो यदि आप 10 to the power of 5 से भाग दिए नीचे, ये 10 का पावर 5 नीचे से ऊपर चढ़ा, 10 to the power of -5 होगा ऊपर। पहले से -8 था, -5 और आया, 8 5 13, 10 to the power of -13 सेकेंड में टकराए। अब 10 to the power of -13 सेकेंड को जरा सोचो कि कितना छोटा टाइम है, कितना छोटा है, 10 to the power of -13 सेकेंड। यदि आप गिनती करना शुरू करो तो 1 सेकेंड में वो कितनी बार टकराएगा। 10 to the power of -13 सेकेंड में एक कोलिजन होता है, एक नियम, यूनिटरी मेथड। 10 to the power of -13 सेकेंड में एक कोलिजन होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/10 to the power of -13 सेकेंड कोलिजन होगा। 10 to the power of -13 सेकेंड में एक कोलिजन, इसलिए 1 सेकेंड में 1/10 to the power of -13। अब ये जो -13 है ये ऊपर चढ़ गया, तो 10 to the power of 13 कोलिजन हो गया, नीचे से ऊपर चढ़ा, और जब ये नीचे से ऊपर चढ़ा 10 to the power of 13 कोलिजन हो गया, तो 10 to the power of 13 कोलिजन होता कितना बड़ा संख्या,
अरे बाप, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में चला गया वो। कौन? 10 to the power of 13। अब आप सोचिए कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन 10 to the power of 13 बार 1 सेकेंड में टकराता है, गया, टकराया, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, टकराया। अब सोचो उसकी किस्मत को देखो। किसकी किस्मत को? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बार इधर से चोट लगा, एक बार इधर से लगा, एक बार इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, हर बार तो उसको चोटें लग रहा है। 1 सेकंड में 10 का पावर 13 बार उसको चोट लग रहा है। इट्स ए ह्यूज नंबर। यू जस्ट सी, इट्स ए ह्यूज नंबर। द मोमेंट you come out of your parent atom, this is your fate। यही आपका किस्मत है। आप हर बार धक्का खाते रहो। The moment you come out of your preset boundary, एक बार हम अपनी सीमाओं को तोड़ के बाहर निकलते हैं, जन्म भर धक्का खाते रहते हैं। दिस इज रूल। और ये धक्का कितनी तेजी से खाते हो, किस हाई स्पीड में खा रहे हो? 10 to the power of -13 सेकेंड के बाद फिर अगला, 10 to the power of -13 सेकेंड के बाद फिर अगला। अब आप सोचो कि कितना कोलिजन होगा। That's why the term is given एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तुम्हारे किस्मत में तो चोट खाना लिखा है जी, पक्का हो गया, क्योंकि तुम फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। मगर औसतन 2 कोलिजन के बीच में तुमको कितना वक्त मिलता है? 2 कोलिजन के बीच में औसतन तुमको 10 का पावर -13 सेकेंड का वक्त मिलता है। केवल 10 का पावर -13 सेकेंड का वक्त मिलता है टक्कर खाने से बचने के लिए। रिलैक्सेशन टाइम, वर्ड को गौर कीजिए। रिलैक्स, किसका रिलैक्सेशन? फ्री इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि वो निकला, चोट खाया, फिर निकला, फिर चोट खाया, फिर निकला, फिर चोट खाया, फिर निकला, फिर चोट खाया। वो तो चोटें खा रहा है जन्म भर। अब उसके पास बच के क्या रह गया? वो सिर्फ और सिर्फ चोट खा रहा है। कोलिजन होगा, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो जरा सा समय बचा था, उसी समय थोड़ा सा हंसोता अपने आप को, है चोट लागलो, छो बचा बचा, तो फिर से उसको चोट लगना ही। दैट इज द टर्म एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. How Yes, do sir. we define average relaxation time? The average time interval between 2 successive collision is called average relaxation time। 2 लगातार टक्कर के बीच में जो उसको समय बचा था, जरा सा, कितना समय बचा था? 10 का पावर -13 सेकेंड। अरे -13 सेकेंड को टाइम होता है जी? 10 का पावर -13 सेकेंड का समय बचा था। बस उसी दौरान वो टक्कर नहीं खाता है, बाकी वो लगातार टक्कर खाते रहता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। Yes, sir. तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं द टर्म एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। The time interval between 2 successive collision before it undergoes another। हारियन, ये बात तुमको पहले बताना होता। हम तो सब कर, अच्छा ठीक है, राजकिशोर भैया से कट करवा लेंगे, देखते हैं। फाइन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग लिखने जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग पढ़े अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पहले? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। देख लीजिए, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो पढ़े कि कंडक्टर में 2 तरह का इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर में टोटल 3 तरह का चार्ज पार्टिकल। पहला न्यूक्लियस और कैटायंस, दूसरा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, हम लोग सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने जगह पे फिक्स है। इस पे थोड़ा बहुत फोर्स लगेगा, कुछ होगा जाएगा, ये कहीं नहीं लगेगा, ये फिक्स है। बचा रहा क्या? बचा रहा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन
एक्सीलरेट होता है। मगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए एक्सीलरेट होता है, बहुत छोटे समय के लिए एक्सीलरेट। और ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम करते हैं। मगर ध्यान रहे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चला, उसके पाथ को हम यदि दिखाने का कोशिश करते हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से बेचारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां से गया और यहां पे टकराया, टकराने के बाद फिर फ्री इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिर टकराने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां, फिर टकराने के बाद ये यहां गया, फिर टकराने के बाद यहां गया। अब आप गौर से देखिए, हम जो रैंडम पाथ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कहें कि ऑन एवरेज 100 एटम को पार करता है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो 100 एटम को पार पक्का पक्की करवे करेगा? चौथा एटम में भी तो टकरा सकता है कि नहीं? तो आप इस जिग जैग पाथ का लंबाई और डायरेक्शन के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ छोटा भी हो सकता है। तो हम लिखते हैं T1. T1 is called average relaxation time of first electron. First electron का average relaxation time. बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो छोटा सा हाँ, कर्व सर। था, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ले लिए? ले लिए सर। ओके, imagine फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a1 into t1. How much is acceleration a1? minus C capital E by M. Minus capital E vector minus capital E vector into small e charge divided by mass. जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैपिटल ई है ये पूरे वायर में सेम है, पूरे वायर में सेम है। कैपिटल ई वेक्टर जो है वो पूरे वायर में सेम, फाइन। उसके बाद स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेम फॉर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन। And mass m is again same for all free electrons. स्मॉल ई का मान आपको पता है, कहेंगे क्या? 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. What is mass of electron? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilogram. And it is same for all electron. ऐसा थोड़े कि अलग अलग हो। तो क्या हम ऐसा नहीं लिखें? एक्सीलरेशन a1 is also equal to acceleration of second electron is also equal to acceleration of third free electron. लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. एक काम करो, Yes, sir. सब का एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करो, ठीक। So I can write velocity v1 वेक्टर, कलर चेंज करते हैं,
So velocity v1 vector is equal to u1 vector plus acceleration a1 vector. सॉरी, अब एक्सीलरेशन a1 क्यों लिखे, इसको लिखो एक्सीलरेशन वेक्टर into time t1 where t1 is average relaxation time. v2 दूसर का एक इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी is equal to u2 vector plus acceleration a into time t2, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन t2, क्योंकि वो अपना अलग जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा है. देन v3 वेक्टर is equal to u3 vector plus same acceleration a into time interval t3, and it continues. लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि nवां इलेक्ट्रॉन है तो इसका फाइनल वेक्टर लिखेंगे un इनिशियल वेलोसिटी प्लस सेम एक्सेलरेशन a इंटू tn. बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. LHS के सारे टर्म को जोड़िए तो लिखेंगे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस लास्ट वाला vn वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस un वेक्टर प्लस जो सेकेंड टर्म है उनमें से a एक्सीलरेशन को कॉमन तो ले ही सकते हैं. देखिए ध्यान से, यस और नो? यस सर. उसके बाद लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन प्लस tn n1. अब एक काम करते हैं, LHS और RHS दोनों में हम एक टर्म n से भाग देते हैं, n से. LHS में भी और ये रहा RHS में, n से भाग. तो RHS में दोनों टर्म पे n से भाग होगा. ये देखिए n से भाग. इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको रिकॉल कीजिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन un. इसको कहेंगे इनिशियल वेक्टर का एवरेज वैल्यू. याद आया क्या? 0. Yes, sir. Yes, sir. 0. और इसका मान तो ठीक बोले आप लोग, 0 हो गया. और ये क्या है, v1 प्लस v2. ये कहेंगे फाइनल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू. फाइनल एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाय n है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है. v एवरेज इज इक्वल टू, LHS का एक टर्म तो गायब हो चुका है, देख लीजिएगा, प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर इनटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन tn होल डिवाइडेड बाय n को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ. So we have another term tau. Tau is called average relaxation time. Average relaxation time for all free electrons. सारे इलेक्ट्रॉन्स का, इसको थोड़ा सा साइड करके देख लीजिएगा, मेरा चेहरा बीच में आ रहा होगा आप लोग से.
So the average relaxation time for all free electrons is tau. तो टाउ का मान क्या है? कहेंगे जो टाउ है, ये टाउ का मान है T1, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बेचारा जिग-जैग पाथ को फॉलो कर रहा था, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn होल डिवाइडेड बाय n, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाउ. सो V एवरेज is equal to acceleration vector into tau. ये आपका फाइनल टर्म है, U का टर्म तो गायब हो चुका है. चलिए इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ध्यान रखिए, हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं. तो हम लोग इस चीज को देख रहे हैं. टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कहानी हम लोग चर्चा कर रहे हैं. ओवरऑल किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं, पूरे वायर को नहीं देख रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं. और जब हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन के तह में जाकर के बात करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तो छोड़ दो, खाली वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहा था, कुछ हो नहीं रहा. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा. अब फोर्स का मान चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का मान है स्मॉल, तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास से हमको मिल गया एक्सीलरेशन. उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है v = u + 80. और जब v = u + 80 देख रहे हैं तो वहां से जब एवरेज वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी निकाले, क्या ये जीरो हुआ जैसा पहले हुआ था? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, not zero, not zero, not zero. ये जीरो नहीं है. जीरो पहले था जब u का एवरेज वैल्यू निकाले. v का एवरेज वैल्यू जीरो नहीं हुआ. u का एवरेज टर्म तो गायब हो गया, मगर a × t और संयोग से a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 अलग अलग डायरेक्शन नहीं रहा. जैसे u1, u2, u3, u4, u5 ये सब अलग अलग वेक्टर बना था, और सारा वेक्टर का जब जोड़ तोड़ किया तो सब गायब हो गया था. ये ऐसा नहीं है, बल्कि सबों का, सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन है. और जब सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में होगा तो वो जुटा, वो सब कॉमन आया, T1, T2, T3 सब जुटा. और जब आप एवरेज वैल्यू लिए, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू, तो उसमें टाउ का टर्म आया, एंड दैट टाउ इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर कर रहे हैं? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No. No, sir. ठीक No, sir. ठीक, थैंक यू. चलिए देख सकते हैं आप क्या यहाँ पे लिखा हुआ है. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द डिफिनेशन. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? कोई एवरेज फाइनल वेलोसिटी. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी फॉर विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड. ये ड्रिफ्टेड मतलब स्लो मूव करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर में जो एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करते हो उसके प्रभाव से वो स्लाइट एक एक्स्ट्रा मूवमेंट इसमें आ गया. हम लोग देखेंगे स्लाइट एक्स्ट्रा ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग का मतलब रेंगना होता है, बस बहुत स्लाइट चलता है, रेंग रेंग जैसा चलता है. क्या, चलो कोई बात नहीं. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर में यदि आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हो तब. एंड इफ इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम वेलोसिटी u1 accelerates
for time t1, that is called relaxation time. Then it attains a final velocity v1 is equal to u1 plus a vector into t1. और ऐसे ही सारे वेक्टर्स को लेंगे, v2 दूसर का इलेक्ट्रॉन के लिए, u2 प्लस सेम एक्सीलरेशन a into t2, u3 प्लस a t3 v3 बन जाएगा, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाला के लिए un इज इक्वल टू vn इज इक्वल टू un प्लस सेम एक्सीलरेशन a into tn, और इन सब को जोड़ देंगे और n से भाग दे देंगे, तो हमको मिलेगा द एवरेज ऑफ दीज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी which is represented as vd, drift, d subscript. So we have vd is equal to, थोड़ा जूम करके देखिएगा आप लोग, vd is equal to v1 vector plus v2 vector plus v3 vector so on plus vn whole divided by n तो इलेक्ट्रॉन सबको जोड़, v1 की जगह लिखेंगे u1 plus a tau1, u2 plus a t2 plus u3 plus a t3, ऐसे करके जोड़ दिए, और उसके बाद सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला u1 plus u2 plus u3 plus un whole divided by n plus एक्सीलरेशन a t1 t2 t3 tn whole divided by n, और यहां से आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन टाउ इज इक्वल टू tau1 plus tau2 plus tau3 plus tau4 plus so on tau n whole divided by n, इसको सिंपली टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सबको आप जोड़िएगा तो vd का मान क्या आया, 0, क्योंकि u वाला टर्म सारा बन गया है 0, प्लस एक्सीलरेशन a वेक्टर इनटू टाउ वेयर टाउ इज एवरेज वैल्यू, और एक्सीलरेशन का मान तो अभी हम लोग चर्चा किए इज इक्वल टू माइनस e into capital E vector divided by mass of electron into tau. बोलिए vd का एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए एक क्वेश्चन आया था चैट में, मुझे हम पढ़ के ही सुना देते हैं क्या क्वेश्चन आया था। आयुष मिश्रा ने शुरू में ही पूछा, सर अगर -x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे कंडक्टर से तब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो, कुछ इस तरह का टर्म था। अभी देखिए उसका ही कुछ आंसर आपको अब मिलने जा रहा है। कहेंगे क्या है, कैसे मिलेगा? आप देखिए तो आपको सबसे नीचे कॉर्नर में ई वेक्टर दिख रहा होगा, दिखा क्या? ई वेक्टर खोजो तो जरा। Yes, sir. ये ई वेक्टर किस डायरेक्शन में? -x axis. माइनस आई। वेरी गुड, चलिए आप लोग खोज लीजिए। अब देखिए आपके सामने में एक टर्म है ए, कहीं ए दिखा क्या आपको? वो भी खोजिए। Yes, sir. ए से दो तरह का लाइन खींचा गया है, एक है ब्लू वाला और एक है उसी के बगल में थोड़ा डॉटेड वाला लाइन। बोलिए दोनों दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या आप देख सकते हैं? तो जो ब्लू वाला लाइन है ना, वो ब्लू वाला लाइन एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है वह स्थिति जिस स्थिति में इलेक्ट्रॉन गति करता जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ब्लू वाला किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जो डॉटेड लाइन है वो कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का? In In presence of electric field. वेरी सिंपल, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ब्लू लाइन के ठीक लेफ्ट साइड में आपको वो डॉटेड लाइन दिख रहा है। आप पूछोगे सर ये लेफ्ट क्यों हुआ? बड़ा सिंपल सा बात है भैया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ब्लू लाइन से राइट साइड में डॉटेड लाइन दिख रहा है,
बोलो यस और नो। Yes, sir. ब्लू Yes. लाइन से राइट साइड में, ब्लू लाइन से राइट साइड में दाईं तरफ आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो ये ब्लू लाइन आपका ओरिजिनल था और डॉटेड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से हुआ। तो बताइए ये डॉटेड लाइन राइट की ओर क्यों हो गया? सर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मोशन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और तब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है तो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन राइट की ओर एक्स्ट्रा फोर्स महसूस करेगा। मगर ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, चिंता नहीं कीजिए, लेकिन वो छोटे छोटे समय की वजह से ही हल्का सा एक सुतार दाएं निकल गया। बोलो निकला कि नहीं? फिर कोलिजन हुआ, Yes, sir. फिर थोड़ा राइट, फिर गया, वो बेचारा ब्लू पाथ आप देखो वो रैंडम मूव कर रहा है ए से लेके बी तक, लेकिन कोलिजन होते 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 थोड़ा 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 राइट शिफ्ट करते 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 बी से बी डैश की दूरी अच्छी खासी है, जबकि ए पे तो दोनों पाथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया था। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, ये तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का पाथ बताए ना, क्या ये एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन का कहानी होगा या सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का कहानी होगा? सभी फ्री इलेक्ट्रॉन। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का कहानी होगा, और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थोड़ा 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 राइट की ओर शिफ्ट करते जाएंगे, और यदि ये थोड़ा 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 राइट की ओर शिफ्ट करता चला जाएगा तो इनमें एक एडिशनल वेलोसिटी आ गया, और वो एडिशनल वेलोसिटी बेचारा बहुत छोटा होता है। किससे बहुत छोटा होता है? कहेंगे आपका जो रैंडम वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, उसके तुलना में ये बहुत छोटा होता है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पाओगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है ये 10 का पावर -3 मीटर प्रति सेकेंड। बेचारा एकदम हल्का सा मूव करते हुए आपको दिखेगा, एकदम हल्का, 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये गति करेगा, जबकि रैंडम वेलोसिटी जो था भी रैंडम, या आप इसको थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हो, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, इसका जो ऑर्डर था ना ये था 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जो रेशियो देखोगे तो 10 का पावर 5 और 10 का पावर -3, तो -3 और 10 का पावर 5 का अनुपात तो 10 का पावर 8 टाइम्स हो जाएगा। ये 1 मीटर से लाख गुना है, और ये 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, ये मिलीमीटर है, और वो 100 किलोमीटर है। अब इन दोनों का अनुपात करोगे ना तो ये 1:10 का पावर 8 आ जाएगा, और भैया 10 का पावर 8 क्या होता है? 10 करोड़ होता है जी। अरे बाप रे, 10 करोड़, जी हाँ, थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 10 करोड़ गुना, इनफैक्ट 100 करोड़ गुना बड़ा होता है। मगर रैंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी से सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो रैंडम वेलोसिटी से 10 करोड़ गुना कम होता है, उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता है। बोलिए कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए सर। वेरी गुड, फाइन। सो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट एक और क्लास चलेगा। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आया,
कल हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रभाव देखेंगे। 2-4 नए टर्म भी देखेंगे, दैट इज मोबिलिटी। कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज मोबिलिटी? एनीवन? पढ़े हो थोड़ा बहुत मोबिलिटी? श्रुति? तो चल सकता हो। श्रुति, सोनू? The mobility of free electrons in a conductor is defined as the drift velocity acquired per unit strength of the electric field. बहुत बढ़िया सोनू, मजा आ गया सुन के यार। बाकी लोगों को समझ में आया चाहे नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा है कि एक्टिव विद्यार्थी मेरे सामने बैठा। बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ सुप्रिया? Sir, the drift velocity of electron per unit electric field applied is called mobility. यही है। वेरी गुड। आप लोग जैसे भी इसको बोले, आपके सामने किताब रखा हुआ है, आप उनको पढ़ के सुना दिए, या आप पहले से यूट्यूब में वीडियो में देख चुके हो, जैसे भी देखो बोले आई एम हैप्पी। थोड़ा तो एक्टिव विद्यार्थी है मेरे सामने, सिंपल सा लॉजिक। ओके, सो मोबिलिटी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वायर में करंट, जरा कोई बता दो हमको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वायर में करंट का एक्सप्रेशन क्या है? देखें कितने लोग जगे हुए हैं। श्रुति? क्वेश्चन बोल रहे हैं करंट का मान ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से सर्किट में कितना होगा? संदीप कुछ बोल रहे थे? नो। यस सर। हाँ बोलो संदीप। यस सर। बोलो। m/ml टाउ है। नहीं। श्रुति? I equals to VDENA. हाँ, I is equal to VD drift velocity into small n into small e into area of cross section. What is small n? श्रुति? Number of free electrons. नहीं बेटा, वही तो हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम। हाँ सही बोले आदित्य दयाल सही बोल चुका है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डेरिवेशन करेंगे। ये डेरिवेशन 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये चीज आपको जानना है। हाँ, उसके बाद यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बजाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को भी रिप्रेजेंट कर दें तो उसका एक अलग डेरिवेशन, और यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी। 3 एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और साथ ही साथ ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। देखो ओम ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को डिटरमाइन किया, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली के बजाय माइक्रोस्कोपिक व्यू में मैथमेटिक्स से आएगा, एक चीज स्टेप डिराइव करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े रैंडम वेलोसिटी, कोई मतलब फाइनल वैल्यू 0, क्योंकि u का एवरेज वैल्यू 0 था। उसके बाद इसी रैंडम वेलोसिटी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जी, तो क्या होगा? तो सब में एक्सीलरेशन हो जाएगा। अच्छा, तो सब में कुछ ड्रिफ्टिंग होना शुरू होगा, और यहां से शुरू होगा आपका आगे का। अब क्लास एंड किया जाए। एक बार सबको चेहरा दिखाइए एक बार फिर से। मयंक का चेहरा नहीं दिखा है हमको। मयंक, गुड। नया टॉपिक है, धस रहा है कि नहीं धस रहा है? आज का क्लास हम पहले चेताए थे, आज का क्लास थोड़ा इरिटेट करेगा, और आज के क्लास से 3 गुना ज्यादा इरिटेट करेगा कल का क्लास। हमको नहीं पता, 3 गुना ज्यादा कल का क्लास इरिटेट करेगा, आपको ध्यान रखना है। सिद्धार्थ वीडियो ऑन कीजिए बेटा। सिद्धार्थ, एकदम इस चीज को जान जाइए कि आपसे ये अपेक्षा है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का आपको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा अटेम्प्ट ले लीजिए। आपको क्वेश्चन सेट मिल चुका है। सिद्धार्थ, क्या हुआ जी? कौन है सिद्धार्थ? चेहरा क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? ओके चलिए कोई बात नहीं, उसको चेहरा दिखाने का मूड नहीं है अभी लग रहा है। फाइन, सो गुड डे। मीटिंग एंड कर दें? थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। मीटिंग एंड कर दें? Thank you, sir. वेलकम।